हेलो बच्चों, वेलकम टू द विश्व फिजिक्स एकेडमी। इन लास्ट वीडियो ऑफ रोटेशनल मोशन हमने रोटेशनल मोशन की कुछ टर्म्स पढ़ी, जिनमें थीटा, ओमेगा, अल्फ़ा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड व्हाई वी यूज़ प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, इन सभी चीज़ों को हमने ऑब्जर्व किया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले आप पिछले रोटेशनल मोशन के वीडियोस को देख लीजिए एक बार, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि आपके बुक में यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि इन दिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बॉडी का निकाल रहे हैं या किसी प्लेन लैमिना का, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, दिस थ्योरम रिलेट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड कॉन्करेंट एक्सिस। तो ये हो गए आपके 3 परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इस चीज़ को कैसे समझे सर हम? देखो बेटा, हमारे घर की कोई भी एक कॉर्नर आप कंसिडर कर लीजिए। उस कॉर्नर में फ्लोर पे जो दीवार का एक साइड होगा, दैट इज़ योर एक्स एक्सिस, सेकंड इज़ द वाई एक्सिस एंड अपर या लोअर जो भी होगा आपका, वो थर्ड होगा आपका जेड एक्सिस। मतलब अगर प्लेन पे आप परपेंडिकुलर एक्सिस या कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो आपके जेड प्लेन में आएगा। एक्स वाई प्लेन हम किसको बोलते हैं? जैसे कि आपका एक पेज हो गया, पेपर का पेज, नोटबुक का एक पेज होता है जिसको हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, वो लैमिनार है, प्लेन लैमिना बोलते हैं हम उसको। अगर उस पेपर पे आप एक वर्टिकल पेन को एक पॉइंट पे खड़ा कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका जेड एक्सिस। डायग्राम में भी पता चल रहा है, एक लैमिनार है, वहाँ पे एक्स एंड वाई एंड परपेंडिकुलर जो कि जेड एक्सिस है, जो कि पास हो रहा है उस पेपर में से। अगर ऐसी लैमिनार बॉडीज़ है, वहीं पे हम प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं, दिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समझने के लिए पहले तो आप फॉर्मूले को समझ लो, जो कि यहाँ पे डिराइव करके दिया है। डेरिवेशन सिंपल है, आपको डायग्राम देख के भी ये समझ में आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ज्योमेट्री बनी हुई है। पाइथागोरस का यूज़ करके आप इस डेरिवेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और डेरिवेशन का आपका फॉर्मूला, मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो बन रहा है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई। अभी ये फॉर्मूला आपको तभी समझ में आएगा अगर आप इसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस कैलकुलेट कर पाते हो। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल रिंग ले लीजिए, या कोई स्फीयर ले लीजिए, या डिस्क ले लीजिए। मैंने पिछले लेक्चर में रिंग का एग्जाम्पल समझाया था, अबाउट एक्सिस हमने पैरेलल एक्सिस का थ्योरम यूज़ करके, अबाउट एक्सिस हमने अबाउट एनी एक्सिस, मतलब जो कि एक्सिस पैरेलल हो सेंट्रल एक्सिस को, उस एक्सिस के अराउंड हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं एक रिंग कंसिडर करता हूँ, या मान लो डिस्क कंसिडर करते हो, आप कोई डिस्क कंसिडर करते हो, ये हो गया आपका सेंट्रल एक्सिस, जिसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² / 2। अगर आपको पूछा जाता है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, अभी मुझे बताओ, ये जो डायमीटर मैंने ड्रॉ किया है, ये जो एक्सिस डिस्क
के प्लेन से पास हुआ है इन अ प्लेन, ये जो है परपेंडिकुलर है, ये क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे इसको, डायमीटर जो है कैसे निकाल पाएंगे? सोचो, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दो पैरेलल एक्सिस तो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे, तो फिर अगर आईसी आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ पे क्या निकाल सकते हो? यहाँ पे आईसी अगर आपको पता हो तो, अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हो तो आप इसको निकाल नहीं पाएंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर हम लगाते हैं यहाँ पे, दैट इज आई एक्स प्लस आई वाई। समझ लो बच्चों, वेरी सिंपल। ये हमने एक अननोन यहाँ पे कंसिडर करना है और डायमीटर ये आपका हो जाएगा आई वाई, ये हो गया आपका आई एक्स और ये हो गया आपका आई जेड। समझ में आ रहा है? मैं बहुत स्लो तरीके से कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये एग्जाम्पल समझने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के उसका डायमेट्रिकल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट आप कर पाओ। आई जेड जो है यहाँ पे वही आई सी है जिसकी वैल्यू यहाँ पे है, कितने है वैल्यू बोलो, एम आर स्क्वायर बाई 2। आई एक्स और आई वाई, आई एक्स और आई वाई दोनों क्या है? दोनों डायमीटर है, तो मैं दोनों को लिख सकता हूँ आई डी, तो आई डी प्लस आई डी हो जाएगा 2ID, ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो जल्दी, एम आर स्क्वायर बाय 4। दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। तो कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया हमने यहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इस तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। मैं और एक बार पढ़ा देता हूँ दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। मान लो ये रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है सेंट्रल एक्सिस के, बोलो एम आर स्क्वायर। अब तक याद हो जाना चाहिए बच्चों आपको, आई सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगर इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, आयो अभी ये पैरेलल है सेंट्रल एक्सिस को, नहीं ये इन प्लेन है। और एक एक्सिस हम ले सकते हैं, अगर इसको मैंने मान लिया आई एक्स तो ये हो जाएगा आई वाई और थर्ड एक्सिस हो जाएगा आपका आई जेड। तो आई कैन राइट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड कितना है सेंट्रल एक्सिस बताओ, एम आर स्क्वायर। आई एक्स प्लस आई वाई कितना हो जाएगा, आई एक्स है आई डी, आई वाई है आई डी, तो कितना हो जाएगा 2ID। तो 2 डिनोमिनेटर की तरफ आएगा, कितना आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। तो ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ ए रिंग। समझ में आया होगा आपको? तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ कैसे करते हैं वो सीखा। कुछ टर्म्स है रोटेशनल मोशन में जिनको हमें क्लियर करना है। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम उसे कहा जाता है। वेरी सिंपल डेरिवेशन से मैं आपको डेरिवेशन कैसे याद रखना है उसकी भी ट्रिक दे रहा हूँ। आप अच्छे से याद रखिए, डेरिवेशंस बहुत सिंपल होते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और भी ज़्यादा सिंपल लगेंगे। आप बस मुझे एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताइए। बताओ लीनियर मोमेंटम डिनोटेड बाय P, फॉर्मूला होता है उसका मास इनटू वेलोसिटी। वेरी गुड। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अभी याद नहीं, अब डिराइव करना है सर। एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय L, एंगुलर मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं L। टॉर्क किससे डिनोट करते हैं टो, उसका फॉर्मूला क्या होता है R इंटू F। These are the basic formulas which you need to derive the angular momentum and torque in rotational motion.
एफ इज इक्वल टू सबको पता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, यम ए इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, ए इज इक्वल टू क्या होता है आर अल्फ़ा। ये बेसिक फार्मूलेज आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी डेरिवेशन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, ए होता है लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फ़ा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, रोटेशन मोशन में अल्फ़ा होगा ये होगा सर अल्फ़ा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला सबको पता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। सो दीज आर द बेसिक फार्मूलाज जो आप एक पेज पे इनको लिख लो। फिर हम डिराइव करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एंगुलर मोमेंटम कैसे डिराइव होगा, देखो सिंपल है, डायग्राम को समझिए। बॉडी सर इस चैप्टर में रोटेशनल मोशन में आप हर बार ये जो बॉडी ड्रॉ करते हो ये रिजिड बॉडी बेटा, इसका शेप फिक्स नहीं है। शेप फिक्स भी हुआ तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक इरेगुलर शेप की बॉडी जो कि रिजिड बॉडी जिनके पार्टिकल्स डिस्प्लेस नहीं होंगे। तो एक्सिस मैंने निकाल दिया यहाँ पे, जिसके अराउंड ओमेगा में लिख सकता हूँ एंगुलर वेलोसिटी, मैंने जो कि फर्स्ट वीडियो में बताया आपको, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पार्टिकल कंसिडर कर लो, कोई भी दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, इसको नाम दे दो m1, इसको दे दो m2, इसको दे दो mn। ओके, डिस्टेंस है इसका r1, इसका डिस्टेंस होगा r2, इसका डिस्टेंस होगा rn। क्या होगा डिस्टेंस rn। लीनियर वेलोसिटी क्या होगी इसकी बोलो, लीनियर वेलोसिटी पहले वाली की होगी v1, दूसरे की होगी v2, तीसरे की होगी vn। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू बेसिक फार्मूला तो है R इंटू पी, लीनियर मोमेंटम P। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या होगा, P1 होगा। डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस क्या होगा, R1 होगा। बताओ एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या होगा, L1 होगा। तो R1 इंटू m1 v1, v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बताओ जल्दी, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। तो r1 ओमेगा 1 नहीं आएगा क्योंकि हर पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो L1 इज इक्वल टू आएगा आपका m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। सिमिलरली आप सेकंड पार्टिकल के लिए भी आप बता सकते हो, बोलो सेकंड पार्टिकल के लिए L2 क्या आएगा बताओ, L2 इज इक्वल टू क्या आएगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। ओके, तो समझ में आ गया आपको। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होगा बताओ, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर हम क्या कॉमन निकालेंगे, ओमेगा कॉमन निकलेगा तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स तक, और ये ओमेगा कॉमन निकल गया। इस टर्म को क्या कहते हो बताओ जल्दी, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ओमेगा आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी L इज इक्वल टू आई ओमेगा। कितना सिंपल डेरिवेशन था। आप एक पार्टिकल के लिए निकालो, एक पार्टिकल के निकालने के बाद सेकंड और थर्ड पार्टिकल सिमिलरली करके लिख दो, टोटल बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आपको पता होगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको नीट जेई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। इस फार्मूले के यूज़ से हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। और एक डेरिवेशन है आपका जो कि मुझे पढ़ाना है, दैट इज टॉर्क। टॉर्क तो सबको पता है, बताओ टॉर्क क्या होता है। टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। मैंने बताया था अगर कोई एक यहाँ पे हिंज है, ये डोर है, इसको आप खोलना चाहते हो तो इस पॉइंट पे अगर आप फोर्स लगाते हो ओपन करने के लिए, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं R, और यहाँ पे जो आप फोर्स लगाओगे, यहाँ पे जो आप फोर्स लगाओगे वो रहेगा आप F। क्या रहेगा आपका F। तो इसे बोला जाता है रोटेशनल मोशन में टॉर्क यूज़ होता है बेटा। अगर किसी बॉक्स को आपको एक लीनियर डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रेट लाइन में उसको धक्का देते हो आगे लेके जाना है तो उसमें आपको फोर्स लगेगा, लेकिन किसी चीज़ को आपको एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है तो आपको बोलना होगा वहाँ पे विल रोटेट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ टॉर्क।
तो टॉर्क का बेसिक फार्मूला आपको पता चल गया है यहाँ पे आर इंटू एफ। तो मुझे बताओ आर इंटू जो फोर्स है वो रहेगा आपका एम ए, पार्टिकल फर्स्ट लीनियर एक्सेलरेशन 1। मैंने बताया था बेसिक फार्मूले आपको लगेंगे m1 ए का फार्मूला मैंने बताया था, बोलो ए का फार्मूला क्या लिखा था मैंने, आर अल्फ़ा, तो यहाँ पे आएगा आर अल्फ़ा, R1 अल्फ़ा 1 लिख दूँ, नहीं, क्योंकि अल्फ़ा 1 नहीं आ सकता हर पार्टिकल का, जैसे एंगुलर वेलोसिटी सेम था वैसे ही हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा। तो टॉर्क 1 की कीमत क्या होगी, बोलो m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा, m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा। अभी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मेरा पार्टिकल 2 के लिए होगा टॉर्क, फिर पार्टिकल 3 के लिए होगा। तो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी विल बी टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस डॉट 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 टॉर्क n। पहले टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, बोलो m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, आप समझ गए होंगे, n नंबर ऑफ टर्म तक। फिर टोटल टॉर्क इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस बोलो m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 बाहर क्या निकलेगा, अल्फ़ा। फिर इस टर्म को हम क्या कहते हैं बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये अल्फ़ा आपका आ गया। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या है आपका, बोलो आई अल्फ़ा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। दिस इज द सेकंड डेरिवेशन वी लर्न टुडे। समझ में आया आपको? पहले फर्स्ट पार्टिकल के लिए निकाल लो, फिर सेकंड का एज्यूम कर लो, n नंबर ऑफ पार्टिकल तक उसकी समेशन कर लो, टोटल बॉडी का टॉर्क निकल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? बहुत आसान है ये डेरिवेशंस, बस आपको एक बार इनको लिख लेना है अपने नोटबुक में ताकि इनकी प्रैक्टिस हो जाए, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से विदाउट हेजिटेशन इनको लिख सकते हो। समझ में आपको डेरिवेशंस जो भी एंगुलर मोमेंटम के मैंने पढ़ाए? तो एक लॉ यहाँ पे बन जाता है, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसको मुझे पढ़ाना है आपको। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है आपके डे टू डे, हमारे डे टू डे लाइफ में हमने बहुत जगह पे इस लॉ को ऑब्जर्व भी किया है। लॉ जो हम बोलते हैं दैट इज़ आई ओमेगा, किसका फार्मूला है? अभी मैंने डिराइव किया है, जस्ट मैंने डिराइव किया है। बोलो फार्मूला क्या है? एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। अभी समझ लो बच्चों, अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है, जैसे कि फॉर्मूला अगर मैं लिख देता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी इफ एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड इज जीरो। अगर एक्सटर्नल टॉर्क बॉडी पे अप्लाई नहीं हो रहा है, इफ, मैंने क्या यूज़ किया है, इफ अगर जीरो हो रहा है तो डी एल बाई डी टी। तो मुझे बताओ किसी भी टर्म का अगर डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा हो तो वो टर्म क्या होती है? मैथ्स वाले बोलो बोलो जल्दी, वो टर्म होती है कांस्टेंट। तो यल क्या आ गया हमारा, बोलो कांस्टेंट। अगर यल कांस्टेंट हो गया तो आई ओमेगा क्या हो गया, बोलो कांस्टेंट। तो आई कैन राइट I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. This formula will be utilized for your NEET JEE or competitive exam numericals. Very very important formula. इससे मैं एक सिंपल आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लो ये आपका बॉइल्ड एग है, दिख रहा है बॉइल्ड एग, आपको खाना नहीं, इसको समझ लो पहले। ये बॉइल्ड एग है और ये आपका रोटन एग है जिसमें लिक्विड है। क्या है इसमें? लिक्विड। ये क्या होगा? सॉलिड। तो हमने अगर इन दोनों एग्स को
अबाउट गिवन एक्सिस एक टेबल पे रोटेट किया, तो मुझे बताओ विच वन विल स्टॉप फर्स्ट, कौन रुक जाएगा पहले? सोचो। इसमें ऐसा होगा बेटा, अगर ये लिक्विड घूम रहा है तो वो किस तरफ जाएगा बोलो? टुवर्ड्स द वॉल्स, टुवर्ड द वॉल। तो ये लिक्विड वॉल की तरफ जाएगा, तो मटेरियल जो है लिक्विड मटेरियल वो वॉल्स की तरफ चला गया। जो एक्सिस है, एक्सिस से पार्टिकल क्या हो गए? दूर हो गए, मतलब आपका आर बढ़ गया। आर बढ़ गया तो क्या होगा सर? अरे भाई फॉर्मूला तो पता है तुझे, आई इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² प्लस चलते जाएगा। तो इन सब में अगर आर बढ़ रहा है, इन सब में अगर आर बढ़ रहा है, इन सब में अगर आर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा बोलो? आई बढ़ेगा। अगर आई इंक्रीज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू लॉ आई ओमेगा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ओमेगा होगा। तो आई बढ़ रहा है तो ओमेगा क्या होगा? कम होगा। मतलब ये जिसमें लिक्विड है, जो रोटन एग है, वो एंगुलर वेलोसिटी कम, मतलब कम एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, मतलब स्पिनिंग मोशन उसका जल्दी थम जाएगा या रुक जाएगा। तो ये जल्दी रुक जाएगा। कौन सा? लिक्विड वाला। और सॉलिड जो है उनमें पार्टिकल्स क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। इनमें पार्टिकल क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। पार्टिकल क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। जैसे कि ये मान लो ये सॉलिड एक था, ये एक्सिस है, तो इनमें जो पार्टिकल रहेंगे ये इनकी पोजीशन आप कितना भी इसको घुमा दो वो चेंज नहीं होने वाली, फिक्स रहेगा। तो अगर आर फिक्स है, अगर वो बढ़ नहीं रहा है या कम नहीं हो रहा है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी भी वही रहेगा, क्योंकि आई चेंज नहीं होगा। आई चेंज नहीं होगा तो ओमेगा चेंज होगा। बट इस एग में क्या हो रहा है? लिक्विड बाहर की तरफ जाने के कारण आर बढ़ रहा है। आर बढ़ेगा तो एम आर स्क्वायर से, एम आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला? आई का। तो आई भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर आई बढ़ता है तो ओमेगा कम हो जाएगा। अगर ओमेगा कम होता है तो ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2πn, जिसमें n होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कम होंगे तो ये जल्दी रुक जाएगा। तो ऐसा लॉजिक है यहाँ पे। अभी हम अलग एक लॉजिक भी लगा सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक स्टूल है जिस पे एक पर्सन बैठा हुआ है भाई। तो ये आदमी ने अपने हैंड्स आउटस्ट्रेच कर लिया है। आउटस्ट्रेच करने के कारण क्या हो गया? जितने हाथ उसके आउटस्ट्रेच रहेंगे जितने देर तक, तो उसमें आर ज़्यादा होगा। आर अगर ज़्यादा होगा तो आई भी ज़्यादा होगा। आई अगर ज़्यादा होगा तो ओमेगा कम होगा, वो आदमी जल्दी रुक जाएगा। हैंड फोल्ड केस में क्या होगा? अगर वही आदमी अगर उसी स्टूल पे बैठा है, ओके, विद द हैंड्स फोल्डेड, और घूम रहा है, हंस रहा है वो, तो उस केस में क्या होगा? आपका आर, ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस से आर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा, तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे इन्वर्स है, बढ़ जाएगा। मतलब वो ज़्यादा देर तक घूमते रहेगा, उसको मज़ा आएगा ज़्यादा। तो समझ में आ रहा है आपको? वेरी सिंपल ट्रिक्स जो कि हमने यहाँ पे सीखी है। आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा कहाँ से आया? आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये क्या है आपका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो रोटेशनल मोशन में हमने अभी पढ़ा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डेरिवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डेरिवेशन ऑफ टॉर्क एंड प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर? समझ में आई? तो आप इनको एक बार बुक में पढ़ लीजिए। जो भी मैंने पढ़ाया उसको बार बार देख के रिवाइज करके एक न्यूमेरिकल्स जो भी बुक में होंगे वो सॉल्व कीजिए, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।
तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।